हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम प्रेप पे। तो सबसे पहले CAPF 2026 रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था। किसी के लिए एक सेलिब्रेशन का मोमेंट है, किसी के लिए रिलीफ का मोमेंट है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद डिसअपॉइंटमेंट का मोमेंट भी है। तो अगर आपका सिलेक्शन रिटर्न में हो गया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने एक इम्पॉर्टेंट स्टेज क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए और डिसिप्लिन प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब आप अपनी सक्सेस के एक कदम नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम जो है रिजल्ट में नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत क्लियरली एक चीज़ समझें। CAPF 2026 का जो रिज़ल्ट है, CAPF 2026 का जो रिज़ल्ट आया है, ये आपकी कैपेबिलिटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CAPF 2027 को टारगेट करना चाहते हैं। तो आज की हम वीडियो में मेनली हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनका CAPF 2026 में रिटन एग्जाम में नहीं हुआ है और वो 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो आज हम इमोशनल मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे CAPF 2026 के रिजल्ट के बाद क्या करना है, CAPF 2027 के लिए फ्रेश स्टार्ट कैसे लेना है, आपकी प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या चेंज करना है, आपको सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस करना है, करंट अफेयर का रिवीजन को कैसे मैनेज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अगले अटेम्प्ट में वही मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। सो आपको अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है जिससे आपका सिलेक्शन इसमें रुका है। ठीक है, तो अगर आप CAPF 2027 को जेन्युइनली क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पार्ट 1 में हम बात करेंगे, देखिए, कि आप इस रिजल्ट को इमोशनली नहीं, आप एनालिटिकली देखिए। तो आपको अपने रिजल्ट को एनालिटिकली देखना है, ठीक है, जो आया है। अब इसमें एनालिटिकली कैसे, कि सबसे पहले मिस्टेक्स है, स्टूडेंट्स रिजल्ट के बाद क्या करते हैं, वो इमोशनल रिएक्शन देते हैं। रिजल्ट देखा, मार्क्स देखे, कट ऑफ देखी और तुरंत डिसाइड कर लिया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद CAPF मेरे लिए नहीं है, या फिर बस 5-10 मार्क्स से रह गया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बहुत कैजुअली ले लेते हैं। तो देखिए, दोनों अप्रोच डेंजरस हो सकती हैं। आपको रिजल्ट को एक डेटा की तरह एनालाइज करना है। आप एक सिंपल पेपर उठाइए और 3 चीज़ें लिखिए, ठीक है। नंबर 1, पहली चीज़ आपको क्या लिखनी है, आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो आपको अपने मार्क्स देखने हैं, कितने मार्क्स आपने CAPF पेपर में आपके आए हैं। पेपर 1 में कितने आए हैं आपको, आप खुद ही एनालाइज करिएगा, ठीक है। पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स आ सकते थे और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये आपको पहली चीज़ करनी है। फिर दूसरी चीज़, आपकी जो मिस्टेक्स थी वो किस टाइप की थी। तो आपकी जो मिस्टेक्स करी हैं आपने एग्जाम्स में, वो आपकी किस टाइप्स की थी। जैसे, क्या आपको क्वेश्चंस आते थे लेकिन सिली मिस्टेक्स हुई, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट खराब था, क्या आपका स्टैटिक पोर्शन वीक था, क्या करंट अफेयर्स में कमी रह गई, या आपको क्या एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आती थी, या आपकी सिंपली प्रिपरेशन जो थी वो इनकम्प्लीट थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखनी है, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आप सही से टाइम मैनेज कर पाए, आपका पेपर कंप्लीट हो पाया या नहीं। फिर आपको देखना है कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन था वो आपका स्ट्रॉन्ग था, या आपने वहाँ गलती करी जिसकी वजह से आपका ये एग्ज़ाम रुका है, या आप जो एलिमिनेशन टेक्निक होती हैं कुछ, वो आपको नहीं पता थी, या आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे। तो ये चीज़ें आप एनालाइज करिएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा गैप क्या था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको बेटर प्रिपरेशन करनी है। देखिए, अगर आपने 2026 में 8 घंटे डेली पढ़ा और रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2027 में आप 12 घंटे पढ़ना है।
ठीक है। तो आपको तीसरे नंबर पे क्या एनालाइज करना है कि आपका गैप क्या था सबसे बड़ा आपकी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 8-9 घंटे पढ़ा डेली, ठीक है, इस पेपर में, लेकिन आपका नहीं हुआ। तो आप ये मत सोचिए कि आपने 8-9 घंटे पढ़ा और नहीं हुआ है तो अब मुझको 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रिपरेशन, दूसरी होती है आपकी परफॉर्मेंस। तो आप प्रिपरेशन वो है जो आप एग्जामिनेशन से पहले करते हैं, और परफॉर्मेंस वो है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप पेपर करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब कई लोग होते हैं एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, पढ़ा तो बहुत था, सारी चीज़ें रिवाइज कर ली थी, मॉक भी बहुत लगा लिए थे, लेकिन एग्जामिनेशन में बैठ के पेपर देखते ही नर्वसनेस आ गई, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो गए। तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है वो इन चीज़ों की ना हो, आपको एक स्ट्रेटजी की कमी हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा, ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा, देखिए, पार्ट 1 में हमने देखा, एनालाइज किया कि आपके कितने मार्क्स आए, फिर मिस्टेक्स क्या करी आपने, या आपका मेजर गैप क्या था, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो देखिए, वो स्टूडेंट्स जिनका CAPF 2026 का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप तुरंत रिजल्ट के बाद पढ़ने में मत लग जाइएगा, 1-2 दिन का टाइम लीजिए, आप रिजल्ट को प्रोसेस कीजिए, लेकिन उसके बाद एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मैं 15 दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा मोटिवेशन आने दो यार, फिर स्टार्ट कर दूंगा। ये सब नहीं करना है आपको, ये फालतू का ड्रामा नहीं करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। यहाँ अगर आप मोटिवेशन का वेट करोगे तो प्रिपरेशन आपकी डिले होती रहेगी और आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस और कम होते रहेंगे। तो यहाँ आपको मोटिवेशन से ज़्यादा एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि आपको सिस्टम से चलना है, किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हम बात करने वाले हैं। तो पहले आपको थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, आपने अच्छा पढ़ा है, आप डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, किस्मत है। अगली बार और तगड़ा पढ़िए कि एक भी चांस ना रह जाए कि आपका पेपर ना हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 2026 में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स आप बहुत क्लोज गए हैं मान लीजिए, ठीक है, कट ऑफ के, लेकिन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीटली स्क्रैच से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है, आपने सिलेबस कवर कर रखा है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप सिलेबस देख चुके हैं, आप पेपर दे चुके हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर लगाने का एक्सपीरियंस भी हो गया है, वहाँ पर जो प्रेशर बनता है एग्जामिनेशन हॉल का उसका भी एक्सपीरियंस हो गया आपको, और आपको पता भी है पेपर एनालाइज करने के बाद कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ ब्रेक हुई है। तो आप एक बिगिनर नहीं हैं, आपको अपनी प्रीवियस प्रिपरेशन को एक डायग्नोस करना है और रीबिल्ड करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स से पीछे रह गए हैं तब भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऑनेस्ट डिसीजन लीजिए कि आप CAPF 2027 को आप सीरियसली टारगेट करेंगे, ठीक है। आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ये पार्ट 2 में हमने बात करा, फिर पार्ट 3 में देखेंगे हम कि आपको जो CAPF 2027 है, इसको आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरह नहीं देखना है कि चलो अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरह नहीं देखना है, आपको इसको करना है, आपका बनाना है आपको प्राइमरी टारगेट। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है CAPF एग्ज़ाम के लिए, और नो डाउट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसमें चांसेस सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको एक प्राइमरी टारगेट बनाइए। देखिए, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट कहते हैं CAPF 2027 का नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, CAPF 2027 का नोटिफिकेशन आपका आएगा मार्च के आसपास। अगर आपने मार्च से प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करी तो आपके पास मान लीजिए 4 से 5 महीने बचते हैं। अब आप 4 से 5 महीने में जो प्रिपरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करने का देखिए कोई सिग्नल नहीं है, नोटिफिकेशन सिर्फ एक डेडलाइन कंफर्म करता है, हमारी प्रिपरेशन उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अगर आपको CAPF 2027 को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना है
और इस प्रिपरेशन को ब्रॉडली 3 फेज में डिवाइड करिए आप। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आप कुछ दिन का टाइम लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हो सकता है मान लीजिए आप 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 सितंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए, आपके पास लगभग 10 से 11 महीना रफली आपको मिलेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी सीएपीएफ का एग्जाम 3 बार क्लियर किया है रिटर्न, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे अगर एक बार एग्जाम नहीं होता था तो कैसे मैं रिबाउंड करता था और दोबारा उस एग्जाम को पढ़ता था, ठीक है। तो इसमें 3 फेज में आप कैसे डिवाइड करेंगे, जो आपका फेज 1 होगा उसमें आप रखिए फाउंडेशन, ये आपका फाउंडेशनल फेज होगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें आप गलती करके आए हैं, जो आप आते हुए सवाल आपके गलत हुए हैं वो देखिए क्यों गलत हुए हैं, तो वहाँ आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कमजोर रहा होगा, अगर यूपीएससी ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया होगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसलिए आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग रखना है। आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, इनको आपको एकदम घोट कर पी जाना है, क्योंकि इन्हीं बुक से क्वेश्चन आते हैं। इस बार का आपने पेपर देखा होगा 2026 वाला, वो मेनली बुक से आया था, एनसीईआरटी से और स्टैंडर्ड बुक से। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपका वो क्लियर हो रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज जो हमेशा इंपॉर्टेंट रही हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मिस करते हैं। एनसीईआरटी को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आप अगर पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे सीएपीएफ के पेपर 1 के, तो एनसीईआरटीज का वेटेज जो है वो बहुत रहा है। तो एनसीईआरटी का वेटेज देखिए हमेशा ज्यादा रहा है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, भले ही 1-2 साल जैसे 2024-25 में एनसीईआरटी से इतना कवर नहीं हुए हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं या वो पार्ट है जो आप इग्नोर करके जाएंगे तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिलेबस देखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक रखिए कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, मैंने क्या क्या छोड़ा है, या किस चीज़ में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है उसका आउटपुट नहीं मिला है, तो ये चीज़ आप एनालाइज करिए। और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज। अगर आपने पीवाईक्यूज मिस करके गए तो आपको पछतावा होगा आके, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको क्या पता लगता है कि आप किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, क्या नया ट्रेंड आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसीलिए 2 चीज़ें, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। एक एनसीईआरटी आपको इग्नोर नहीं करना है और दूसरे पीवाईक्यू पिछले 10-15 साल के जितने हो पाए अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यू करिए, सॉल्व करिए, पीवाईक्यू एनालाइज करिए। सीडीएस के हो गए, सीएपीएफ के हो गए, सीआईएसएफ के आते हैं, ये सब पीवाईक्यू आप एनालाइज करिए, क्योंकि सारे एग्जाम यूपीएससी ही कराता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा फेज 1, जिसमें आपको फाउंडेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। फिर इसके बाद आता है फेज 2, जिसमें आपको कंसोलिडेट करना है अपना। क्या कंसोलिडेट करना है मैं बताता हूँ आपको आगे। इसमें आपको जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कंप्यूटर पूछता है या मैथ रीजनिंग होता है तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छे लेवल के पूछता है, वो चीज़ें आपको देखनी है। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो लगाने हैं, ठीक है। फिर आपका जो करंट अफेयर रहता है, करंट अफेयर का आप एक सोर्स फॉलो करिए, एक मैगजीन को ही फॉलो करिए और उसकी आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। कई सारी मैगजीन्स हैं जो इस एग्जाम से रेलिवेंट मटेरियल देती हैं, तो आप करंट अफेयर प्रैक्टिस करिए या पढ़िए उनको, छोड़िए मत, लास्ट के लिए मत रखिए करंट अफेयर की, लास्ट के 1 महीने में मैं करंट अफेयर रिवाइज कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर को आपको 2-3 बार कम से कम पढ़ना होगा, तभी आपको रिटेन कर पाते हैं। फिर आप आंसर राइटिंग भी करिए साथ साथ। लोग आंसर राइटिंग छोड़ देते हैं, बोलते हैं बाद में करेंगे, जब एग्जाम आ जाएगा तब प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, तब नहीं आता है। अगर आप देखिए दो टाइप के स्टूडेंट आप सोचिए, जो अभी से आंसर राइटिंग कर रहा है, डेली एक आंसर 2 आंसर लिख रहा है, एक ऐसे लिख रहा है, एक पैसेज कर रहा है, और आप जो 2-3 महीने पहले आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क होगा, देखिए आपको फर्क साफ दिखेगा। और वही बच्चा जो अभी से अपनी प्रिपरेशन को सीरियस लेगा और आंसर्स लिखेगा, वही आगे सक्सेस मिलेगी उसको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सारी इंटीग्रेट करनी है आपके दूसरे फेज में। फिर तीसरे फेज में देखिए, इसमें आपको
एग्जाम मोड। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए जो आपके लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं वहां पर आपको ये करना है। वहां पर आप क्या करिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फुल लेंथ मॉक दीजिए। इनसे क्या होगा, आपको टाइम मैनेज करना अपना आएगा कि कितने टाइम मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। ओएमआर भरने का आपको प्रैक्टिस होगा, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ओएमआर भरने में वो सब नहीं होंगी। आप रिवीजन करिए अपने स्टैटिक पोर्शन का, एनसीईआरटीज का रिवीजन करिए, टाइम मैनेज आप मॉक से सीख ही जाएंगे। ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में इंटीग्रेट करके चलिए। ये नहीं कि पहले पेपर 1 कर लेता हूँ फिर पेपर 2 कर लूंगा, दोनों साथ में करके चलिए। 5 से 6 घंटे पेपर 1 को दीजिए, 2 से 3 घंटे पेपर 2 को देंगे आप, तो दोनों इंटीग्रेट करके चलेंगे तो आपकी एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन होगी जो आपको हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आर्गुमेंट प्रैक्टिस करिए, सैम्पल या मॉडल आंसर्स देखिए, और जो आपकी प्रीवियस मिस्टेक्स हैं वो एनालाइज करिए और उनको कोशिश करिए कि वो आगे रिपीट ना हो आपके मॉक्स में। तो ये चीज़ें आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब आपको ये 3 फेज आपको मिक्स नहीं करने हैं। देखिए फाउंडेशन के टाइम आपको 20 मॉक टेस्ट देने से प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, और एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आप बेसिक बुक खोलने से भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। हर फेज का अपना एक अलग पर्पस है, तो आप अपने हिसाब से ये फेज वाइज प्रिपरेशन करिए। इससे एक आपको एक रोड मैप मिलेगा कि किस टॉपिक को मुझे कब पढ़ना है, कब मुझे मॉक लगाना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने बता दिया कि किस फेज में आपको प्रिपरेशन करनी है। अब 3 पार्ट बता दी मैंने, अब एक चौथे पार्ट में आपको बताते हैं हम कि आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से आपका काम नहीं होगा। कंप्लीटिंग सिलेबस इज नॉट इनफ। कंप्लीटिंग सिलेबस इज नॉट इनफ। सिलेबस तो देखिए हर कोई कंप्लीट करके जाएगा, ये एक बेयर मिनिमम है जो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए जो सीएपीएफ का पेपर 1 होता है उसमें स्टूडेंट्स अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, वो सिलेबस को टॉपिक्स की एक लिस्ट समझते हैं। जैसे हिस्ट्री आता है भाई, चलो ऐसे लिस्ट बना लेते हैं लोग, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स और भी जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए फिर क्या करते हैं, वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं, बुक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये आपको मटेरियल कलेक्ट करने से, बुक्स पढ़ने से नहीं होगा। आपको एग्जाम प्रिपरेशन का एक जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसीलिए हर सब्जेक्ट को 3 लेयर में प्रिपेयर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। 3 लेयर में आप हर सब्जेक्ट को क्लियर करिए। पहली लेयर होगी आपकी जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे, इसमें आप टॉपिक को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटी में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स मत याद करिए, समझिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, कैसे शेप हुआ, किन किन जजमेंट से ये आया, क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारा आपको एनालाइज करना है। फिर लेयर 2 में आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। अब जो टॉपिक आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट में उसके पीवाईक्यू देखिए, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी किस एंगल से क्वेश्चन फ्रेम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर तीसरी लेयर है जो हमारी, वो टेस्ट हमको देना है, आपको खुद का टेस्ट करना है। टॉपिक कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू देखिए, सारा एक आपका कंप्लीट हुआ एक टॉपिक। अब उसका टेस्ट दीजिए और टेस्ट के बाद एनालाइज करिए कि आपका स्कोर कहाँ रुका, क्या चीज़ें आपने क्वेश्चन गलत करे और गेस क्यों किया आपने, कितने तुक्के मारे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या क्वेश्चन मिसरेड हुआ या ऑप्शन एलिमिनेशन से गलत हुआ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपको सिर्फ स्कोर देख के संबंध नहीं कर देना। टेस्ट एनालाइज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेस्ट लगाना। तो आप अगर 2 घंटे में टेस्ट लगा रहे हैं तो आप 2 घंटे एनालाइज करने को भी दीजिए, और अभी आप अगर ये सब करना शुरू कर देंगे तो आपके पास इतना टाइम है कि आप ये लास्ट में आराम से कर पाएंगे और आपको टाइम की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और ये सब एनालाइज आपको जो है एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी इंप्रूव करेगा। आप करके देखिए, ट्रस्ट करिए, ये सब एनालाइज करी हुई अप्लाइड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट 5 में। इसमें हम बात करेंगे पेपर 2 की। देखिए पेपर 1 तो लोग पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं, हो जाता है। लेकिन पेपर 2 को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो इसमें लिखना ही है, इसमें तो एक एवरेज मार्किंग होती है। नहीं, पेपर 2 अभी पिछले 2 साल में आप उठाकर देखेंगे, इसका जो कट ऑफ है वो बढ़ता ही जा रहा है।
70 प्लस मार्क्स से ही इसका कट ऑफ आ रहा है। तो अगर आप एक एवरेज प्रिपरेशन करके जाएंगे ना तो आपको 60 टू 65 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन इतने में आपका पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। इसीलिए आपको पेपर 2 इग्नोर नहीं करना है। डू नॉट इग्नोर पेपर 2 प्लीज। आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, अगर आप इसमें 100 मार्क्स ले आए तो आपको सोचिए कितना एज दे देगा कि आपके इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है तो यहाँ पर आपके मार्क्स ओवरऑल मेरिट में आपको बचा लेंगे और आपको अपनी कैडर जो है मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब ये लोग करते क्या है, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो पेपर 1 के चक्कर में पेपर 2 को पोस्टपोन करते रहते हैं कि पेपर 1 पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, करंट अफेयर्स हो जाए फिर ऐसे स्टार्ट करूंगा, लास्ट 3 मंथ में पेपर 2 कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी अवॉइड करिए। जो आपको आंसर लिखने का एक फोबिया है ना, वो जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगा। आप लिखिए, भले ही आंसर देख के लिखिए। कोई एक टॉपिक समझिए या कोई एक एसेइस्ट लीजिए, कोई ऐसे का टॉपिक लीजिए, उसका एक मॉडल आंसर आप एआई का यूज़ करिए, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इनका यूज़ करिए, उससे बोलिए मुझे इसका मॉडल आंसर दो। उसी मॉडल आंसर को आप कॉपी करिए एक A4 शीट में। स्टार्ट तो करिए लिखना। आप स्टार्ट करेंगे लिखना जब, तभी आपका पेन चलेगा। आप सिर्फ मन में सोचते रहेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक बार लिखने लगे आंसर्स को तो आपको खुद मजा आने लगेगा। आपको रोज़ मन करेगा कि मैं आंसर लिखूं, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं। और हो सके तो अपने आंसर्स को मॉडल आंसर से कंपेयर करिए, या कोई आपके जानने में है जिसने क्लियर किया हुआ है तो आप उनको सेंड करिए अपने आंसर्स चेक करने के लिए। आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप अपने आंसर्स जो हैं इस पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपके आंसर्स चेक कर दूंगा। अगर आपके पास कोई नहीं है आंसर चेक करने के लिए तो आप मुझे भेजिए, मैं आपके आंसर चेक करके आपको रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। आप इस पे सेंड कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक देखिए स्टार्टिंग से ही अपने आंसर राइटिंग की एक हैबिट डेवलप करनी होगी। जो इनिशियली आपके परफेक्ट आंसर्स की आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं कैसे आंसर लिखूँ। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपने अगर पेपर 1 की तैयारी करी है तो आपने ऑलरेडी बहुत चीज़ें, आपको नॉलेज है। तो आप लिखिए, स्टार्ट करिए, ठीक है। इनिशियली आपके आंसर्स बहुत गंदे हो सकते हैं, आपको लगेगा यार मैंने क्या लिख दिया है, तो इसमें तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आपको पढ़ के खुद ही शर्म आएगी उन आंसर्स को। लेकिन ये अच्छा है कि आप अपने सामने उन आंसर्स को लिख रहे हैं, यहीं घर में लिख रहे हैं। सोचिए अगर वो आंसर आपने डायरेक्ट एग्जाम में लिखा तो आपको वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है। आपके वहाँ मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप वीक में 1-2 आंसर्स लिखिए इनिशियली, फिर 2 लिखिए रोज, फिर ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करते रहिए। और ऐसे के लिए आपको भी सेम अप्रोच रखनी है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी को लॉजिकली कैसे स्ट्रक्चर करना है, एग्जाम्पल्स कैसे यूज़ करने हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अगर, तो वहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है, कोई किसी मिनिस्टर का अगर कोट मिलता है अच्छा, तो आप उसको नोट करके रखिए, याद करिए, जहाँ पर आप यूज़ कर पाएँ उसको यूज़ करिए अपने पेपर में, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, उनको इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर्स में। कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च करिए, एनालाइज करिए, और ये सब आपका प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा। और एक गोल्डन रूल आपको बताता हूँ, पेपर 2 जो है आप सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर समझकर लाइटली मत लीजिए। आपको रिटन एग्जाम में ओवरऑल कंपटीशन पोजीशन आपको अपनी इंप्रूव करनी है। इसीलिए पेपर 1 के साथ पेपर 2 को आप पैरेलल लेके चलिए, तभी आपका एग्जाम में स्कोर कंबाइंड अच्छा होगा और आपको ओवरऑल मेरिट में रैंक भी अच्छी आएगी आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 6 में, करंट अफेयर्स। ये एक ऐसा पार्ट है जो लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से करना है, कब करना है, कितने साल का करना है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजन रहती हैं। कोई 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई 4 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा है, कोई टेलीग्राम पर 15 PDF डाउनलोड कर रहा है, और एंड में रिवीजन किसी का नहीं होता है। बस आप सब मटेरियल इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो देखिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है। आपको एक प्राइमरी सोर्स रखना है, 1 प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और इसी को आप मैक्सिमम रिवीजन करना है आपको। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स इतना है कि आप कितने भी सोर्स फॉलो कर लीजिए, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन वो सबके साथ ऐसा है, कोई आप अकेले नहीं हैं।
आप एक प्राइमरी सोर्स रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन उसको स्टैटिक सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है तो उसका बेसिक बैकग्राउंड भी देखिए। अगर इन्वायरमेंट में कोई कन्वेंशन डिस्कस हो रहा है तो कन्वेंशन का स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कीजिए। अगर डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट है तो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है या स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। इससे करंट अफेयर और स्टैटिक प्रिपरेशन एक दूसरे को री करेगा और आपकी दोनों प्रिपरेशन अच्छी हो पाएंगी, इंटीग्रेट कर पाएंगे। और जैसे ही पेपर आ रहा है आज इस टाइम का, पिछले साल 2-3 साल में, वो इंटीग्रेट करके ही पूछ रहा है, वो सिर्फ करंट अफेयर अलग से स्टैटिक अलग से नहीं पूछ रहा है। तो आपको यही अप्रोच रखनी है अपनी प्रिपरेशन में ताकि क्वेश्चंस भी आप उस अप्रोच से कर पाएं। और करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया आपको, रिवीजन। आप 1000 पेज पढ़कर भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप ये वाली अप्रोच रखिए, रीड, देन रिवाइज, देन टेस्ट, देन एनालाइज एंड देन रिवाइज अगेन। एक पावर पैक्ड आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी और ये साइकिल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो हो गई सारी चीज़ें कैसे क्या आपको करना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा पार्ट 7 में, 2026 की आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक करी है। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो पॉज करिए, एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, ऊपर लिखिए उस पे CAPF 2026 पोस्ट मॉर्टम। ठीक है, अब नीचे आप इसके क्या करिए, 5 हेडिंग बनाइए। पहली है आपकी माई। ये आप करिएगा, आपको फायदा मिलेगा, ट्रस्ट करिए। सिर्फ आप ये देख के सोच के नहीं कर सकते, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, आपको खुद पे रिसर्च करना पड़ेगा। माई स्ट्रॉन्ग एरियाज। अब इसमें देखिए आप किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग थे, किस टॉपिक्स में आप स्ट्रॉन्ग थे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में आप किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर दूसरे में माई वीक एरियाज, ये कहाँ प्रॉब्लम हुई, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, फिर थर्ड हेडिंग, क्वेश्चंस आई शुड हैव अटेम्प्टेड। क्वेश्चंस आई शुड हैव अटेम्प्टेड, मतलब कौन से क्वेश्चंस आपको आते थे लेकिन आते हुए भी छूट गए, कुछ कंफ्यूजन की वजह से या टाइम की वजह से। ये चीज आपको देखनी है। फिर चौथा हेडिंग क्या रहेगा, क्वेश्चंस आई शुड नॉट हैव अटेम्प्टेड। अब यहां पर आपको देखना है कहां आपकी अननेसेसरी निगेटिव मार्किंग हुई है, कहां पर आपने बेकार में नहीं क्वेश्चन आपको मार्क करना चाहिए था लेकिन आपने मार्क किया ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। बहुत ही फैक्चुअल था, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फिर भी आपने अटेम्प्ट किया, तो ये चीज़ आपको इसमें देखना है। फिर पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट, माई बिगेस्ट स्ट्रेटजिक मिस्टेक। माई बिगेस्ट स्ट्रेटजिक मिस्टेक। अब इसमें आपको देखना है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, और ऑनेस्टली आंसर कीजिए कि मे बी आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी, मे बी कंसिस्टेंसी नहीं थी, मे बी आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, आप रिवीजन नहीं कर पाए, टेस्ट नहीं दे पाए, या पेपर 2 को आपने इग्नोर किया, या करंट अफेयर को आपने लास्ट मोमेंट पे किया, या आपने सिलेबस को अंडर एस्टिमेट किया। जो भी है, राइट इट डाउन, एनालाइज। आप लिखेंगे उसको तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ मैंने गलती करी है, कि आप सिर्फ सोच सोच के आप नहीं एनालाइज कर पाएंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा नीचे। क्योंकि पर्पस ऑफ जो एनालाइजिंग है उसमें फेलियर जो है, फेलियर को एनालाइज करने का उसका जो पर्पस है वो ऐसा नहीं है कि मुझको बुरा फील हो, उसका पर्पस है कि जो आपने
जो गलती करी है उसको आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप करेंगे ना तो आपको एक तो पता चलेगा कि क्या मेरा स्ट्रांग है, क्या वीक है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, और आप उसको अगले अटेम्प्ट में आप जो है रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए पार्ट 8 में CAPF 2027 का पार्ट 8 में हम डिस्कस करते हैं आप क्या डेली रूटीन फॉर CAPF 2027। अब आप इसी को मत फॉलो करिएगा, क्योंकि देखिए आप एक रूटीन तो बना सकते हैं लेकिन वो पर्सनलाइज्ड होगा। कई लोग जॉब करने वाले होंगे, कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज होगा कि नहीं का, तो आप अपने हिसाब से एक रूटीन बनाइएगा। मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि क्या आपको करना है, जिससे आपको थोड़ा एक रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर डेली क्या करना है। अब आप अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन बना सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता देता हूँ कि कैसा होना चाहिए। देखिए पहले तो आपको जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है मॉर्निंग के टाइम पे हो सके तो आप उसको पढ़िए अराउंड 2 to 3 आवर्स। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको PYQs देखने हैं इस टॉपिक के। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो। फिर ये आपका पहला हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा सब्जेक्ट उठाना है कोई। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं। पहला सेशन ये हो गया, दूसरे सेशन में आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। इसको लगभग 2 घंटे के अराउंड दीजिए आप। ठीक है, फिर तीसरे सेशन में आप करंट अफेयर करिए। इसको लगभग आप 1 घंटा दे सकते हैं डेली का। कोई एक मैगजीन होगी, आप उसको पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको हाईलाइट करते रहिएगा। ठीक है, इसको आपको लेकिन सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको शॉर्ट रिवीजन टाइप आपको करना है। और इसको MCQs भी आप अगर मिल पाए आपको तो इसके MCQs भी आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपको याद रहेंगे चीज़ें। फिर चौथे सेशन में आपको पेपर 2 के ऊपर ध्यान देना है। इसको लगभग आप 1 से 2 घंटा अगर हो पाए डेली का तो दीजिए पेपर 2 को। इसमें आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको जनवरी से लगभग आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी आप पेपर 2 को थोड़ा सा अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पेपर 2 के लिए कैसे पढ़ना है, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना है, ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पेपर 1 का क्या जो सोर्स लिस्ट रहेगी, कहाँ से आपको पढ़नी है, कौन सी किताबों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको बता दूंगा। फिर आपको जो लास्ट सेशन होगा आपका, वो है आपका रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इसको भी आप लगभग 1 घंटा दे सकते हैं डेली का। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। देखिए अगर आप कॉलेज में हैं, जॉब करते हैं, या किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये जो आवर्स हैं ये एडजस्ट होंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि डेली कॉन्टैक्ट जो है CA पे प्रिपरेशन के साथ बना रहे आपका। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज, जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो हमेशा बेनिफिशियल रहती है। अगर आप ओकेशनल स्टडी करते हैं तो आपको ओकेशनल स्टडी नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंटली टच में बने रहना है अपनी प्रिपरेशन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 9 में आपको जो रिसोर्स का आप ओवरलोड कर लेते हैं, इसका भी थोड़ा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, रिसोर्स हंटिंग जिसे बोलते हैं, कि आज एक बुक, कल एक PDF, परसों एक यूट्यूब प्लेलिस्ट, उसके बाद एक टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो मिल गया, फिर किसी और टीचर की बुक लिस्ट मिल गई, और 1 मंथ बाद स्टूडेंट के पास 10 रिसोर्स होते हैं और रिवीजन होता है 0। ये नहीं करना आपको। आपको हर सब्जेक्ट के लिए वन प्राइमरी सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, और उसके साथ आपको उसके PYQs इनफ। दिस इज इनफ फॉर, अगर आप सही सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। अगर किसी टॉपिक में गैप है तो सप्लीमेंट्री सोर्स यूज कीजिए आप, लेकिन हर बार नया सोर्स ऐड करना
कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। रिवीजन इज द की, ठीक है। तो ये आप रिसोर्स का ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट पार्ट है जो हमारा वीडियो का, पार्ट 10, कि अगले अटेम्प्ट में आपको क्या डिफरेंट करना है जिससे आपका स्कोर भी अच्छा हो और एग्जाम भी क्लियर हो जाए। डिफरेंट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर सच में आप 2027 सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं तो मैं चाहता हूं कि आप 5 कमिटमेंट्स करें। पहली कमिटमेंट कि मैं जो प्रिपरेशन है वो नोटिफिकेशन के बाद नहीं, अभी से स्टार्ट करूंगा। दूसरी कमिटमेंट, मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट प्लस एनालिसिस भी करूंगा। तीसरी कमिटमेंट आपको क्या करनी है अपने आप से, कि मैं पेपर 2 को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ूंगा। चौथी कमिटमेंट, मैं रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बजाय रिवीजन पर फोकस करूंगा। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट करनी है, 2026 की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको 2027 की स्ट्रेटजी में रिपीट नहीं करनी, जबकि वहां पर आपको अच्छा फाउंडेशन बनाना है। तो अगर आप 2026 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब आपकी जर्नी खत्म नहीं हो गई है। एक्चुअली आपके पास अब एक चीज है जो एक फ्रेश बिगनर के पास नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। आप एग्जाम दे चुके हैं, आप प्रेशर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, आपको अपनी वीकनेस पता है। अब बस आपको उन एक्सपीरियंस को एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने जो 5 चीजें मेंशन करी वहां पर लिख देता हूं मैं आपको, ताकि आपको याद रहे। पहला वो है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है आपको, प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर दूसरी, आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, आपको पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है आपको, पेपर 2 को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं, पेपर 2 को इग्नोर नहीं करना है, डू नॉट इग्नोर। चौथी क्या करनी है आपको, जो आपका रिसोर्स ओवरलोड नहीं करना है, रिसोर्स ओवरलोड नहीं करना है। और पांचवी चीज, आपको मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब एंड में मैं एक आपसे बहुत ऑनेस्टली बात बोलना चाहता हूँ। सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है जहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फिजिकल फिटनेस, राइटिंग एबिलिटी और मेंटल रेजिलियंस भी मैटर करता है। तो यहाँ आपका डिसिप्लिन चेक होता है, यहाँ आपकी कंसिस्टेंसी चेक होती है, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है, यहाँ पर आपकी राइटिंग एबिलिटी जो होती है, और आपकी मेंटल रेजिलियंस भी चेक होती है। तो ये सिर्फ एक प्रिपरेशन नहीं है, ये एक लड़ाई है जो आपको लड़नी है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में हो और आजकल इतना टफ कंपटीशन है कि आपने अगर जरा सी भी लापरवाही करी तो आपको ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो इसीलिए सीएपीएफ 2027 को एक लास्ट मिनट प्रोजेक्ट मत बनाइए, आज से स्टार्ट करिए, स्लो स्टार्ट करिए लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। बार बार आपने कई टॉपर्स का सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की, वैसे ही नहीं बोलते हैं। आप अगर डेली 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप हफ्ते में 4 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। आपको डेली टच में बने रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के साथ में। और आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आज का दिन कल से बेटर प्रिपरेशन के साथ खत्म हो। और अगर आप सीएपीएफ 2026 में क्वालिफाई कर गए हैं, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए अब नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी आपको टेलीग्राम हैंडल अपना डाला हुआ है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, या आप, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो टेक अ ब्रेथ, रिजल्ट को एक्सेप्ट करिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। देखिए, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, कोई 12 घंटे पढ़ के भी किसी का एग्जाम नहीं होता है, किसी का 4 घंटे पढ़ के भी हो जाता है। तो देखिए, लास्ट में लक आपका काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए घबराइए मत, आप बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। और एक नोटबुक लीजिए, उसके पहले पेज पे लिखिए सीएपीएफ 2027, ठीक है।
एंड उसके नीचे लिखिए दिस टाइम विथ अ बेटर स्ट्रेटजी। और आपके पास मैं हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है आप बड़ा भाई समझ के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने का अपना पूरा ट्राई करूंगा। और आपको और भी जो भी डाउट्स हैं, आपको और भी जिन चीज़ों पे वीडियो चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं उन चीज़ों पे भी वीडियो आपको बनाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर आप जेन्युइनली CAPF 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, आपको पसंद आया हो, प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और आपको किन चीज़ों पे और वीडियो चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में हम प्रिपरेशन को सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। मैं कुछ साइंस जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है उसकी भी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ इस चैनल पे कुछ दिन में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और इस चैनल पे हम स्ट्रेटजी है, सिलेबस है, PYQs या करंट अफेयर कैसे करना है, पेपर 1 पेपर 2, टेस्ट प्रैक्टिस और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आई विल मेक श्योर दैट वी हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़िए और बढ़िया से करिए अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।